दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम आपके लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा 1883 में लिखी गई किताब की प्रस्तावना। इस किताब का शीर्षक है किसान का कोड़ा। आइए सुनते हैं किसान का कोड़ा किताब की प्रस्तावना। इसके पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था के कारण से दलित समाज के साथ जो कुछ हुआ है उसको सिर्फ एक आधार पर समझा नहीं जा सकता है कि उनके साथ गलत हुआ। इसी बात से सारी बातें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं। एक दलित किसान की जो समस्या है वो आम किसान की तुलना में अलग होती है। एक तरफ उसको अपने जात का जो दंश है वो झेलना पड़ता है और दूसरी तरफ किसान होने का दंश भी उसे झेलना पड़ता है। तो पेश है किताब की प्रस्तावना। विद्या के न होने से बुद्धि नहीं, बुद्धि के न होने से नैतिकता न रही, नैतिकता के न होने से गतिमानता न आई, गतिमानता के न होने से धन दौलत न मिली, धन दौलत न होने से शूद्रों का पतन हुआ। इतना अनर्थ एक अविद्या से हुआ। इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य यह है कि शूद्र किसान के आज इस दीन अवस्था में पहुंचने के धार्मिक और राज्य संबंधी कई कारण हैं। उन तमाम कारणों में से कुछ कारणों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से ही मैंने इस ग्रंथ को लिखा है। शूद्र किसान नकली और जुल्मी धर्म की मदद से सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों का वर्चस्व होने की वजह से भट्ट भिक्षुकों द्वारा ब्राह्मण पंडित और सरकारी यूरोपियन कर्मचारियों के ऐशो आरामी होने की वजह से ब्राह्मण कर्मचारियों द्वारा सताए जाते हैं। इस ग्रंथ के अध्ययन से उनको उस शोषण से अपना बचाव करने की क्षमता प्राप्त हो, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम भी किसान का कोड़ा, मराठी में कहें शेतक याचा आसूड, रखा गया है। ये किताब हिंदी में अनुवादित हुई है मराठी से। पाठक दोस्तों, आज के किसानों में 3 प्रकार के किसान दिखाई देते हैं: केवल किसान या कुनबी, माली और धनगर। अब ये 3 प्रकार होने के कारणों को खोजने से पता चलता है कि प्रारंभ में जो लोग केवल कृषि पर अपना जीविका चलाते रहे थे वे कुलवाड़ी, मराठी में कहें कुड़वाड़ी या कुनबी हुए। जो लोग अपना कृषि काम संभाल करके बागवानी करने लगे वे माली हुए। और जो लोग दोनों प्रकार के काम करके भेड़ बकरियों के झुंड पालने लगे वे धनगर यानी गडेरिया या गडरिया हुए। इस तरह अलग अलग काम के आधार पर ये प्रकार हुए होंगे, किंतु अब ये 3 अलग अलग जात मानी जाती हैं। इनमें आज आपस में बेटी का व्यवहार नहीं होता, लेकिन पहले रोटी व्यवहार आदि होता था। इससे यह सिद्ध होता है कि ये कुनबी, माली और धनगर पहले एक ही शूद्र किसान जात के होने चाहिए। अब आगे इन तीनों जातियों के लोग अपना मूल किसानी धंधा मजबूरन छोड़कर पेट के खातिर तरह तरह के व्यवसाय करने लगे। जिनके पास कुछ समय है वे अपनी खेती के देखभाल करते हैं और अधिकांश अक्षरहीन, अनपढ़, भोले भाले, भूखे कंगाल, नंग धड़ंग हैं, लेकिन वे आज भी किसान ही हैं। जिनको अब किसी प्रकार का सहारा नहीं, वे किसान क्षेत्र यानी देश छोड़कर जहां जीविकोपार्जन हो सके वहां जा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग घास बेच रहे हैं, कोई लकड़ियां बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है। इसी तरह कुछ लोग ठेकेदारी और कुछ लोग क्लर्क आदि की नौकरियां करके अंत में पेंशन लेकर मौज कर रहे हैं। इस तरह धन कमाकर स्टेट बना करके देख रहे हैं। लेकिन उनके पश्चात उनके अय्याशी बच्चे जिनको ज्ञान ध्यान से कोई मोहब्बत नहीं, वे कुछ ही दिनों बाद बाबू के भाई दरवेशी होकर बाप के नाम से चिल्लाते हुए पेट के खातिर दर दर भटकते हैं। कईयों की पूर्वजों ने सिपाहीगिरी और चतुराई के बल पर जागीरदारी, इनाम आदि कमाए और कुछ लोग शिंदे होलकरों की तरह प्रतिराजा हो गए थे। लेकिन आज उनके वंशज अज्ञानी, अनपढ़ होने की वजह से अपनी जागीरदारी, इनाम गिरवी रखकर या बेचकर आज कर्जदार हो रहे हैं। कुछ लोग तो अनाज के लिए भी मोहताज हो गए हैं। अधिकांश इनामदारों को, जागीरदारों को ये भी मालूम नहीं है कि उनके पूर्वजों ने किस किस तरह का पराक्रम किया है, किस किस प्रकार की मुसीबतों को सहा है। ये बातें उनके ध्यान में भी नहीं आती।
वे लोग बाप की कमाई पर मौज मस्ती करके अनपढ़ होने की वजह से दुष्ट और लुच्चे लफंगों की संगत में फंसकर रात दिन ऐशो आराम और नशे में बेहोश रहते हैं। इनमें से जिनकी जागीरदारी गिरवी न पड़ी हो या जो कर्ज में न डूबा हो, ऐसा शायद ही कोई होगा। आज जो संस्थानिक हैं, जिनको कर्ज के बोझ ने छुआ नहीं है, फिर भी उसके इर्द गिर्द के लोग और ब्राह्मण दीवान जी इतने मतलबी, धूर्त, व्यवहारी होते हैं कि वे हमारे राजा रजवाड़ों को ज्ञान, ध्यान तथा सद्गुणों की अभिरुचि लगने नहीं देते। इसी वजह से अपने सही वैभव के स्वरूप को पहचानते नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों ने केवल हमारे मजा मौज के लिए ही राज्य प्राप्त किया है, ऐसा मानकर धर्म की वजह से अंधे हुए। राज शासन स्वतंत्र रूप से चलाने की सामर्थ्य न होने की वजह से केवल किस्मत पर बल देकर ब्राह्मण दीवान जी पर सौंप देते हैं और उन्हीं की सलाह को अंतिम मानकर चलते हैं। उन्हीं की सलाह पर दिन में गोदान और रात में प्रजोत्पादन करते हुए स्वस्थ रहते हैं। ऐसे राजा रजवाड़ों के हाथ से अपने शूद्र जाति बंधुओं का कल्याण संभव हो सकता है, लेकिन उनके मन में जो विचार कभी भी आया नहीं और जब तक ब्राह्मणों मम देवतम ये पागलपन उनके दिलो दिमाग से निकलता नहीं, तब तक कितनी भी माथापच्ची की जाए वह निरर्थक ही होगी। फिर भी किसी ने उस तरह करने का प्रयास किया तो बचपन से मन पर जो संस्कार मूल पकड़ चुके हैं, उस मतलबी धर्म के विरुद्ध चार बातें सुनकर उस पर विचार करने की बात उनको कैसे जचेगी। उनके करीब के दीवान पहले ही ऐसे निस्वार्थ और जनहितकारी को चलने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में हिम्मत करके किसी ने मुझे मौका दिया तो मैं बड़ी खुशी के साथ अपनी क्षमता के अनुसार अपने विचार उनके सामने रखूंगा। खैर, दुनिया के तमाम देशों का इतिहास एक दूसरे से तुलना करके देखने पर यह निश्चित रूप से दिखाई देगा कि हिंदुस्तान के अज्ञानी, अनपढ़, भोले भाले शूद्र किसानों की स्थिति अन्य देशों के किसानों से बदतर है, पशु से भी बुरी स्थिति में पहुंची है। दोस्तों, ये इस किताब की प्रस्तावना का एक संक्षिप्त पाठ मैंने किया है। बाकी जो बातें मैंने नहीं कही हैं वो उसमें वो धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि किसका सहयोग मिला इस किताब को लिखने में। लेकिन अगर आज ये जो प्रस्तावना है अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों के साथ साझा करें और किताबी दुनिया के इस प्रयास में हमारा सहयोग करें, क्योंकि किसानों का सवाल हम सबका मिला जुला सवाल है। अगर हम किसानों के बारे में बात करते हुए कुछ भी सहानुभूति नहीं रख सकते हैं, सिर्फ उनका मजाक उड़ा सकते हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे मनुष्य होने पर भी एक सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस बात को समझेंगे और किसानों के सवाल पर हम सब मिल करके एक साथ खड़े होंगे। शुक्रिया।